गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और इसी दरमियान हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे फ्रांसीसी क्रांति। वो फ्रांसीसी क्रांति हम ख़त्म कर दिए थे, अच्छी तरह से ख़त्म कर दिए थे। और उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। एक ऐसा इतिहास पढ़ा रहे हैं जो अब तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। इसी दरमियान आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका हेडिंग है यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति आज हम पढ़ेंगे। क्या? यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे विचारों की क्रांति। तो विचारों की क्रांति क्या थी? तो देखिए, उस समय हम देख रहे थे कि अलग अलग विचार था। समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। जन्म से सबका विशेष अधिकार मिला हुआ था और पूरा यूरोप में निरंकुश राजतंत्र था। तो ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं, जिसमें पादरी का क्या काम था, कुलीन और सर्वसाधारण का क्या काम था, कैसे फ्रांस में सत्ता चेंज होता है, कैसे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के हाथ में ही सत्ता रहता है। ये सारा हम स्टोरी फॉर्म से लेके और आपको डायग्राम फॉर्म में सारे अथी में हम बता चुके हैं। और आपको ये ऐसा वे में पढ़ाए हैं, ऐसे तरीके में, ऐसे लहजे में पढ़ाए हैं जो कितना भी स्टूडेंट, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं भी रहा होगा, उसको भी एक बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम आगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद। देखिएगा, बाद शब्द जहाँ रहेगा वहाँ आपको विशेष जोर देना है, समझना है। वो थिंकिंग का चीज़ है, वो दार्शनिक का चीज़ है। मतलब हर एक जो बात चीज़ होगा उसमें ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। तो अभी हम यूरोप में ही हैं और उसके बाद हम रूसी क्रांति पढ़ेंगे। तो देखिए, पूर्व, इससे पहले के समाज कैसा था? तो पूर्व के समाज श्रेणी स्टेट में बटे थे। हम बता चुके हैं 3 स्टेट था। प्रथम स्टेट में कौन आता था? वहाँ के राजा निरंकुश होते थे। यूरोप में अधिकांश लोग ईसाई धर्म से संबंधित थे। धर्म कैसा था? तो ईसाई धर्म था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम आज से जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या था, यहीं से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। तो देखिए, उस समय की कहानी है जब 1857 की प्लासी के युद्ध हो रहा था, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में नई घटना घटी। इंग्लैंड में सूती वस्त्र मानव के जगह मशीन बनाने लगा। सोचिए, एक क्रांतिकारी चेंज हो रहा था। कब? जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। यानी कहाँ घटना घटा? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में एक घटना घटता है। यूरोप के कहाँ? इंग्लैंड में। जो सूती वस्त्र जो मानव बना रहा था उसको अब मशीन बनाने लगा, मशीन काम करने लगा। यानी कहने का मतलब, जैसे ही मशीन काम करने लगा वहीं से ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाता है। अब देखिए, घरेलू पत्ती पहले था। घरेलू पत्ती की जगह कौन पत्ती आ गया? कारखाना पत्ती आ गया। कारखाना पत्ती आ गया। तो घरेलू पत्ती खत्म हो गया और कारखाना पत्ती स्टार्ट हो गया। अब देखिए, घरेलू पत्ती क्या था? तो देखिए, पहले के ज़माना में गुरुजी आपको घरे पढ़ाने आते थे। पढ़ाने आए, दरवाज़ा खटखटाएं, लाइक बच्चा को पढ़ने का मन नहीं है, तब बोलेगा सर आज पढ़ने का मन नहीं है, किसी बहाना मार के वो नहीं पढ़ता था। लेकिन कारखाना पत्ती जैसे आज के है, जो हम आज कोचिंग में जितने स्टूडेंट आते हैं वो एक कारखाना पत्ती है। ढेर सारे आए और वहाँ से पढ़ के जाएंगे, तो एक कारखाना पत्ती है। समझ रहे हैं? उसके बाद अब देखिए, कारखाना पत्ती क्या चेंज करता है। कारखाना पत्ती था जो अब कृषक मजदूर था। जो कृषक मजदूर किसको बोलते हैं? जो मजदूर खेतों में काम करता था। तो कृषक मजदूर के जगह अब कौन मजदूर उत्पन्न हो गया? औद्योगिक मजदूर उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिक मजदूर किसको बोलते हैं? औद्योगिक मजदूर उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिक मजदूर वो मजदूर होता है जो आप देखे होंगे, जो अभी के ज़माना में
कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री वाला से पूछना, एक ही उन लोग का जीवन कितना कष्टदायी होता है। एक ही कमरा लिए हुए रहता है, एक ही कमरा में 20-25 लोग रहते हैं। बोलते हैं फलना जी तो यही में रहते हैं, चिलना जी भी यही में रहते हैं। जब वो आते हैं तो हम ड्यूटी में जाते हैं। तो सोचिए, ना अच्छा से रहने का जगह, ना अच्छा से खाने का जगह, ना अच्छा से पानी पीने की व्यवस्था, कितना कष्ट होता है। और उस समय उत्पन्न हो रहा था जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया था, और इसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा मतलब सभी जगह से हारा हुआ, इसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग में मजदूर ही आते हैं, तो इसी को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो अब देखिए, अब यहीं से पूंजीवाद पैदा लेगा। पूंजीवाद कैसे पैदा लेगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, एक सर्वहारा वर्ग हो जाता है और एक कृषक मजदूर ही सर्वहारा वर्ग में चेंज हो जाता है। और कृषक मजदूर का स्थिति इससे तो बेहतर रहता है। काम किया, मान लीजिए किसी मालिक भी काम किया और वही काम किया, और मालिक का रहने खाने सब चीज़ का व्यवस्था होता है, सुतने पड़ने उठने का, मालिक का दलान होता है, उसमें सूता पड़ा ओगड़ा तोगड़ा और खाया पिया मस्त रहा। लेकिन यहाँ पे जो सर्वहारा वर्ग होता है वो उसका बहुत दिक्कत होता है। और अब देखिए पूंजीवाद कैसे उत्पन्न होता है, जो हम आपको बताते हैं। पूंजीवाद उत्पन्न हुआ जब देखिए मजदूर के श्रम से जो नफा होना शुरू हुआ, वो नफा का हिस्सा मालिक रखने लगा, और यही सिस्टम पूंजीवाद का जन्म देता है। यानी देखिए, हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे हम बोले कि मान लीजिए एक कंपनी है, सॉरी एक मिनट, एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी में मजदूर काम कर रहे हैं, ढेर सारा मजदूर इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब मजदूरों के श्रम, यहाँ जो ये मेहनत किया उस श्रम से पैसा प्राप्त हुआ, और ये पैसा, अब ये नफ़ा, जो भी नफ़ा होना शुरू हुआ, और ये नफ़ा मान लीजिए कि 5 रुपया हुआ, और ये 5 रुपया मालिक अपने यहाँ रखने लगा। और यही जब मालिक 5 रुपया अपने यहाँ रखने लगता है तो यही पूंजीवाद का जन्म होता है। यही सिस्टम से पूंजीवाद का जन्म होता है। तो समझ रहे हैं पूंजीवाद का जन्म कैसे हुआ, हम आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझने वाला चीज़ है। जैसे देखिए, पूंजीवाद कहने का मतलब हुआ कि जैसे आपको 1750 के बाद अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, जो जब पूंजीवाद पर उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे यूरोप में मात्र 2 ही वर्ग था। पहला अमीर था और दूसरा गरीब था। तो अमीर और गरीब 2 ही वर्ग था, बीच वाला वर्ग नहीं था। लेकिन जब गरीब वर्ग कमाने लगा औद्योगिक कंपनियों में, तो अपने बच्चों को बोला कि बेटा पढ़ो, न तो फिर हमारे जैसा 16-16 घंटा काम करना। वहाँ पे जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो कितना घंटा काम कराएगा मालिक, कोई लिखित नहीं रहता था। 2400 घंटा काम करा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जब ये लोग अपने बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, तो यहीं पर एक वर्ग जन्म लेता है। उस वर्ग को हम बोलते हैं मध्यम वर्ग। 1750 के पहले कोई मध्यम वर्ग नहीं था। जब ये लोग औद्योगिक क्रांति हुआ, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए, तो यही मध्य वर्ग यहीं पे पैदा होता है। और इसी मध्य वर्ग को हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। और बुर्जुआ वर्ग जो आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेगा, तो बुर्जुआ मतलब समझिएगा आप लोग मध्य वर्ग। और मध्य वर्ग कैसे पैदा हुआ ये हम आपको बता चुके। तो अब हम जो यहाँ पे विचार लिखा है उसको एक बार हम समझा देते हैं। तो हाँ, हम बता रहे थे कि हम आपको जो हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताएं वो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, औद्योगिक
औद्योगिक क्रांति शुरुआत कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? तो ये हम बता दिए 1718वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। और जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है तो ये औद्योगिक क्रांति कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में पैदा होता है, यानी कैसे पूंजीवादी व्यवस्था लागू होता है वो हम बता दिए। उसके बाद हम बताएं कि वहाँ से मध्य वर्ग पैदा लेता है, और मध्य वर्ग में यहाँ पे तीन सोच वाले मध्य वर्ग में व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। एक होते हैं कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और एक होते हैं जो बोलते हैं पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहिए। तो ये तीन तरह के लोग अभी हैं, तो इसी को हम समझते हैं। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति शुरुआत कहाँ होता है? तो शुरुआत इंग्लैंड से होता है। एक मिनट, पेंसिल ले लेते हैं। इंग्लैंड से हुआ। अब देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मानव श्रम के स्थान पर अब मशीन कार्य करने लगा। हम सब आपको समझा दिए हैं, हम आपको पढ़ते चल जाएंगे, कहा कि स्टोरी फॉर्म में हम आपको समझा दिए। घरेलू पत्ती के स्थान पर कारखाना पत्ती आ गया, और वही कारखाना पत्ती कैसे पूंजीवाद को जन्म देता है। अब देखिए, मजदूर जो कृषक फैक्ट्री मजदूर बन गए, कृषक मजदूर था वो फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। इन मजदूरों से फैक्ट्री के मालिक काम अधिक लेने लगे, जिससे मालिक को अधिक लाभ मिला, और जिसका परिणाम पूंजीवाद पैदा होता है। हम बता दें कैसे। उसके बाद इधर औद्योगिक क्रांति हुआ, और मजदूर थे जो धीरे धीरे अपने परिवार को शिक्षित करने लगे, और वही शिक्षित वर्ग मध्य वर्ग बनता है, और उसी को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही बुर्जुआ वर्ग आगे इतिहास में नाम अपना दर्ज करेगा। कैसे? अब देखिए, सर्वहारा हम बता दिए थे, समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसको बोला जाता है सर्वहारा। उसके बाद समाज में लोग कितने तरह के थे? 3 तरह के हम बताएं। वो 3 तरह के लोग कौन थे? पहला रूढ़िवादी, उसके बाद उदारवादी, थोड़ा परिवर्तन चाहते थे, और तीसरा थे रेडिकल, जो पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे। हम बताएं रेडिकल, जब हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रहे थे तो रेडिकल कौन था वहाँ पर? जिरांदस्तो। और रेडिकल वर्ग में कौन था? कौन था? रॉबस्पियर और फ्रांसियो। तो रॉबस्पियर हम बताते हैं, वहाँ जब हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रहे थे वहाँ भी रेडिकल वर्ग मिला था। अब देखिए, पूंजीवाद किसको बोलते हैं? तो देखिए, समाज का वैसा वर्ग जिसमें उत्पादन के वितरण और साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद बोलते हैं। देखिए, पूंजीवाद हम आपको एक दैनिक जीवन से जोड़ के बताते हैं पूंजीवाद क्या है। तो देखिए, सरकार, जैसे हम बताते हैं पूंजीवाद का उदाहरण आप लोग देखे होंगे, ट्रेन, जो आप लोग सफ़र किए होंगे, ट्रेन में एक होता है एसी, थर्ड एसी, जनरल, इस तरह के बोगी बनाया जाता है। तो एक किसका उदाहरण है? एक पूंजीवाद का उदाहरण है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो एसी के टिकट ले लो, एकदम रात भर गर्मी में एसी चलते जाएगा, आराम से सो के जाओ। अगर तुम्हारे पास उससे कम पैसा है तो स्लीपर ले लो, जहाँ पे पंखा चलते रहेगा और मोटा गद्दा लगल रहेगा। और उससे भी कम पैसा है तो जनरल में जाओ। जनरल वाला का क्या स्थिति है वो तो आप जान में ही करते होंगे। एक बोगी में 1500-1600 आदमी भरा हुआ रहता है, यानी जिसके पास पैसा नहीं है वो जनरल में सवारी कर सकता है। तो ये पूंजीवाद, ये आप देख रहे हैं, ये पूंजीवाद का ही उदाहरण है। तो इसी को पूंजीवाद बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे उदारवादी प्रवृत्ति के लोग चाह रहे थे कि सभी धर्म बराबर हो। उदारवादी यही सोच था कि सभी धर्म बराबर हो। उदारवादी प्रवृत्ति के लोग राजतंत्र को ही स्थापित रखना चाहते थे, लेकिन राजा को निरंकुश रहना पसंद नहीं था।
अर्थात संवैधानिक राजतंत्र देखना चाहते थे, जो फ्रांस में कुछ समय तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, उदारवादी और रेडिकल में कुछ अंतर है। उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्म बराबर रहे, लेकिन ये चाहते थे कि सभी धर्म यहाँ पे यह भी सभी धर्म को बराबर समान देना चाहते थे। उसके बाद यह संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे, लेकिन ये लोकतंत्र स्थापित चाहते थे कि नहीं, राजा का बेटा ही राजा नहीं रहेगा। उसके बाद यह सार्वभौमिक मताधिकार चाहते थे और यह वयस्क मताधिकार चाहते थे। सार्वभौमिक मताधिकार और वयस्क मताधिकार हम आगे फ्रांसीसी क्रांति में बता चुके हैं। वोट देने का वहाँ सक्रिय निष्क्रिय नागरिक बनाया गया था, उसी से संबंधित है। आप लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं, नहीं देखे हैं वीडियो को, तो फ्रांसीसी क्रांति पहले देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। आज का जो ये समाजवाद है ना, ये चैप्टर है ना, ये थोड़ा पेचीदा है, इसको आज समझना होगा। जब ये आप विचार समझ जाइएगा तो फिर आपको सिर्फ उसके बाद सिर्फ स्टोरी ही स्टोरी है। तो आज विचार है, आज विचार को समझना है। समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद कैसे पैदा लिया, उसमें कितने वर्ग थे, कौन सा वर्ग क्या चाहता था, एक आपको विचार है। और इस विचार से जब आप अवगत हो जाइएगा तो आने वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको विचार वाला सॉफ्टवेयर आपको दिमाग में आज डाल दें, जिससे आप चैप्टर पढ़िए तो आपको समझ में आए। ऐसे आप एनसीईआरटी पे जाइएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम लिख के देते हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आज हम विचार पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से वो तो एक इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से आपका चैप्टर चालू हो जाता है। ये समाजवाद है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं, समाजवाद क्या है, समाजवाद किसको बोलते हैं। तो हम एक उदाहरण देखिए, समाजवाद का उदाहरण हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आप देखे होंगे पशु पक्षी को देखे होंगे, एक कौवा को देखते होंगे, कौन अमीर कौवा है, कौन गरीब कौवा है, ये आपको पता लगता है? नहीं, सभी कौवा एक ही समान हमको दिखाई देता है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है। तो यही यहाँ पे जो वर्ग आया, समाजवाद के जो संकल्पना देने वाले लोग थे, वो यही बात बोल रहे थे कि प्राकृतिक ने हम सभी को जो भी वस्तु दिया है उस सभी पर बराबर, सबका बराबर का हक होना चाहिए। अगर देखे होंगे कोई कौवा 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला मकान आपको नहीं देखे होंगे, किसी को घोंसला 1 मंजिला 2 मंजिला नहीं देखे होंगे, सबका घोंसला समान होता है। देखें, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि ये अमरूद है जो यही तोता खाएगा, ये अमरूद है जो यही तोता खाएगा, कोई ऐसा लिमिट नहीं है। तो ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब समाजवाद का उदाहरण है, समझ रहे हैं, ये सब समाजवाद का उदाहरण है। और देखिए, समाजवाद कहने का मतलब हुआ कि उस पे एक आदमी का, किसी कंपनी या फैक्ट्री पे एक आदमी का हक नहीं होकर सभी आदमी को उस पे बराबर हक हो, इसी को समाजवाद कहते हैं। यानी जैसे सूर्य के आप देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सूर्य किसी को ज़्यादा रोशनी देता है, किसी को कम रोशनी देता है, किसी को देवे नहीं करता है। तुमको अगर धूप खाने का मन है तो रोज़ा में बैठ जाओ, अगर लग रहा है कि अब नहीं खाने का मन है तो चल जाओ। तो यही समाजवाद है, हम दैनिक जीवन से जोड़ के आपको बता रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यही समाजवाद है। अब देखिए, इसको हम लिखें, जब उत्पादन के वितरण और साधन पर समाज का अधिकार होता है उसी को समाजवाद कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो उस पर एक आदमी का हक नहीं होकर पूरे समाज का हक हो, उसको समाजवाद कहते हैं। और ये ओके, आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, समाजवाद का पुनर्गठन करना चाहते हैं। उसके बाद है दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला। इनका कहना था कि उत्पादन सिर्फ निजी लाभ के लिए नहीं होकर सामाजिक लाभ के लिए हो। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि उत्पादन एक व्यक्ति के पास नहीं जाए। जैसे अगर राम बाबू है तो एक कंपनी का, अगर एक कंपनी पर राम बाबू का हक है तो राम बाबू का नहीं होना चाहिए,
एक सबका होना चाहिए इस पे हक, एक निजी व्यक्ति का नहीं होकर पूरे समाज का उस पे हक हो, उसी को समाजवाद कहते हैं। समाजवाद का सॉफ्टवेयर आपको समझ में आना चाहिए, तब आपको बेहतर ढंग से कार्ल मार्क्स और जितने भी थिंकर हैं वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद है एक व्यक्ति के नियंत्रण में कोई फैक्ट्री न खुले बल्कि समाज के नियंत्रण में फैक्ट्री खुले, ये समाजवाद है। उसके बाद है आपको निजी संपत्ति न हो, सार्वजनिक संपत्ति होना चाहिए, ये सब समाजवाद के कंसेप्ट है, ताकि प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार मिल सके, न कोई अमीर हो और न कोई गरीब हो। वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना ही समाजवाद है। तो लोगों ने बताया कि जब वर्ग विहीन हो जाएगा पूरा, जब वर्ग विहीन समाज होगा वही समाजवाद असली समाजवाद कहलाएगा, न कोई अमीर न कोई गरीब हो, उसी को समाजवाद बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए वो एक कंपनी है, उसमें एक इंजीनियर आया, उसके बाद एक क्लर्क है, उसके बाद ढेर सारा चपरासी है, उसके बाद ढेर सारा मजदूर है। तो इसमें के तरह के लोग हो गया, एक इंजीनियर, दूसरा क्लर्क, तीसरा मतलब क्लर्क से भी नीचे कह सकते हैं चपरासी, यानी क्लर्क को ही हुआ, फिर एक मजदूर हुआ, 4 तरह के। अब समाजवाद में, पूंजीवाद में होता है कि जो इंजीनियर है उसका वेतन 1500 होगा, जो क्लर्क है इसका 1200 होगा, और जो इससे नीचे है उसको 1000 होगा, और मजदूर है तो इसको 500 होगा। ये पूंजीवाद में हुआ। लेकिन इसका अपोजिट समाजवाद है। अगर मान लीजिए कंपनी है, इसमें इंजीनियर क्लर्क मजदूर ये तीनों हो, तो देखिए सबको समान, इंजीनियर को 1500 वेतन मिल रहा है तो यहाँ पर मजदूर को भी 1500 वेतन मिलेगा, यही समाजवाद है। अरे ओके, आप लोग को हम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा जो हम समझाना चाह रहे थे। अब है सामूहिक उद्यम, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना, यही समाजवाद है। पूंजीवाद का नाश हो, यह एक यही समाजवादी लोग चाह रहे थे कि इतना चीज हो जाएगा, समाजवाद आ जाएगा। अब देखिए इसमें, अब समाजवाद को हम 2 चरण में बांटते हैं। आपको समझने की दृष्टि से आपके एनसीईआरटी बुक में 2 चरण, ये सब चरण फरण कुछ नहीं है, सीधे आपको टॉपिक पे आ गया है। तो समाजवाद को हम 2 चरण में बांटते हैं। एक दृष्टिवादी, उसको यूटोपियन बोलते हैं। इसका अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, जो सिर्फ सपना देखा और कुछ किया नहीं। ये बोला कि वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया, यानी सब वर्ग एक साथ आएगा और एक क्रांति आएगा। उसको ये लोग कह रहे थे कि क्रांति आएगा, विचारधारा में बदलेगा और फिर समाजवाद आएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब चिंतक है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्ग समन्वय का सिद्धांत किसने दिया? यूटोपियन में दिया। ये सिर्फ सपना ही देखते रहे कि इस तरह से आएगा समाजवाद, ऐसे समाज बदलेगा, सब अमीर गरीब सब एक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, अमीर और गरीब कभी एक हो ही नहीं सकता है। अगर देखिएगा, मान लीजिए कि अगर वैसा समाज बनाया गया अमीर और गरीब के लिए एक ही गद्दा, तो गरीब लोग फिर भी कहेगा कि नहीं, कि गद्दा पर एक तौलिया होना चाहिए। लेकिन ये हम बताते हैं कि वर्ग समन्वय कभी एक होबे नहीं किया, और ये लोग सपना देखते रहे यूटोपियन लोग, और देखते देखते दुनिया से भी चल गए। उसके बाद है फ्रांस और इंग्लैंड के लोग ने इस विचारधारा को दिया था, और ये विचारधारा फ्रांस और इंग्लैंड के लोग दिए थे, जिसमें फ्रांस के ढेर सारा थे, इंग्लैंड के सिर्फ एक ही थे, वो हम आपको बताते हैं। जैसे फ्रांस के चिंतक कौन कौन थे, थिंकर, तो चार्ल्स फोरियर, उसके बाद सेंट साइमंस और लुई ब्लाम। तो लुई ब्लाम ये 3 को फ्रांस के थे, आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और एक इंग्लैंड के चिंतक थे यूटोपियन के, उनको रॉबर्ट ओवन नाम था। तो रॉबर्ट ओवन VVI है, ये पता रखिएगा, ये इंग्लैंड का थिंकर था, न कि फ्रांस का। और ये सब किसका थ्योरी दिए? तो वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिए। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आएगा, समझिए ना। अब देखिए थोड़ा इसी को आगे बता देते हैं इन्होंने क्या क्या बोला। तो रॉबर्ट ओवन बोले कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हो सकता है, यानी जो एक संतुष्ट श्रमिक है वो आपको ज़्यादा इनपुट देगा और वो ज़्यादा काम करेगा। इन्होंने एक प्रयोग
किया है वो प्रयोग हम आगे आपको बताएंगे, कैसे ये दो कंपनी स्थापित करते हैं और दोनों को वहाँ पे देखते हैं, वो हम आगे बताएंगे। उसके बाद सभी लोग मिलकर प्रकृति का दोहन करें और प्रत्येक लोग क्षमता के अनुसार ही काम करें, ये सेंट साइमंस बोले। उसके बाद है बड़े उद्योग के स्थान पर श्रमिक छोटे छोटे नगर उद्योग और नगर छोटे कस्बे में उद्योग स्थापना करना चाहिए, ये चार्ल्स फॉरियर ने कहा। आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है, लुई ब्लाउम बोले। अब इंग्लैंड के एक रॉबर्ट ओवन थे जिन्होंने एक प्रयोग करता है, ये प्रयोग किए स्कॉटलैंड में एक कंपनी खोलें, एक अमेरिका में कंपनी खोलें, ये न्यूयॉर्क और इंडियाना ये दो कंपनी खोलें। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों स्थानों पे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को देखकर रॉबर्ट ओवन ने निष्कर्ष निकाला और कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हो सकता है। अब ये कैसे निष्कर्ष निकालें ये बताते हैं। जो कंपनी अमेरिका में खोले थे वहाँ पर उन्होंने ढेर सारा मजदूर को पूरा आज़ादी दे दिया। अगर किसी को काम करना नहीं आना है, बोला कि सर मालिक आज तबीयत खराब है, तो उसको जूस पियाएं और खूब सुतर रहा। और एक यहाँ पे था जो इसको से डेली काम कराया जा रहा था, तो यहाँ पे देखा कि जो संतुष्ट होकर काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो जो संतुष्ट होकर काम कर रहे थे उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद अब देखिए ये तो था यूटोपियन का सोच, और यूटोपियन ने किस तरह से सिर्फ सपना ही देखा और कुछ हुआ नहीं इन लोग से, और सपना देखते ही खत्म हो गया। और अंतिम यूटोपियन ऐसा निष्कर्ष निकाला कि ये जो थिंकर थे इनके बाद वाले, ये सब सिर्फ स्वप्नशील थे, सपना देखने वाले लोग थे, और ये सब के थ्योरी से कभी भी समाजवाद नहीं आ सकता है। उसके बाद एक कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति हुआ। अब देखिए कार्ल मार्क्स जो अभी समाजवाद चल रहा है वो कार्ल मार्क्स का ही देन है। वो कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक बात सोच थे। वो कार्ल मार्क्स बोले कि हाँ ये सब कह रहा है, इस तरह से नहीं होगा समाजवाद की स्थापना, हम कह रहे हैं जिस तरह से समाजवाद का स्थापना होगा इस तरह समाजवाद आएगा। तो इन्होंने क्या संघर्ष दिया, तो इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहने का मतलब कि अमीर और गरीब में लड़ाई होगा, और जीतेगा कौन, तो गरीब जीतेगा, क्योंकि गरीब की जनसंख्या ज़्यादा है, गरीब सबके मार पीट के सही कर देगा, और तब समाजवाद का स्थापना आएगा, सब चीज़ पर सबका बराबर का अधिकार मिलेगा। तो ये देखिए कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद इस तरह का समाजवाद है कि जो वर्ग संघर्ष, एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स दिए, दास कैपिटल एक इनका बुक है उसमें। और वर्ग समन्वय का सिद्धांत कौन कौन दिए थे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ थिंकर थे जिन्होंने दिए थे। उसके बाद हम आपको कार्ल मार्क्स पे अब सीधे आते हैं। तो वैज्ञानिकवाद या वैज्ञानिक समाजवाद, इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। अब यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा जीवनी देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ, 1883 में वो दुनिया से चले गए। उसके बाद देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनके सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ये भी पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद किसके सिद्धांत को बोला जाता है, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को बोला जाता है। उसके बाद है इनका कहना था कि पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दिन संघर्ष करेंगे, परंतु इस संघर्ष में जीतेगा श्रमिक वर्ग, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण रखने को कहा। जो भी संपत्ति होगा उस पर सामाजिक नियंत्रण होगा। अब देखिएगा जहाँ भी धन आ जाए तो वहाँ आप समझिएगा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। धन, कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति है जहाँ आपको धन दिखाई दे। एक बुक पढ़िएगा रामशरण शर्मा का हिस्ट्री है, उसमें आपको कार्ल मार्क्स का समाजवाद एकदम दिखाई देगा, धड़ल्ले से दिखाई देगा। आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। जहाँ हम एक ट्रिक बता दें, जहाँ धन आए समाजवाद में वहाँ समझिएगा कि ये किसका सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। समझ रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म
आप दरोगा देख रहे होंगे किस तरह से पैटर्न बदल रहा है। अब गांव मोहल्ला तक पूछ रहा है एग्जामिनर। उसके बाद देखिए, तो उसी पैटर्न पर हम आपको बताएंगे, कार्ल मार्क्स का पूरा जीवनी बता देंगे, पूरा ऑपरेशन कर देंगे, इससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 को होता है। जर्मनी में ट्रियर नगर के राइन प्रांत में हुआ। प्रांत तक हम आपको लेके चल दें। इनके पिता हेनरिक मार्क्स एक वकील थे, और देखिए इनके पिता यहूदी थे। यहूदी, वही यहूदी जब हम नाजी बात पढ़ेंगे उसमें हिटलर ने कैसे यहूदियों को मारा, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहूदी परिवार के थे, परंतु बाद में इन्होंने एक ईसाई महिला मित्र से शादी कर लिया था। इनका बैचमेट था, साथ में ही पढ़ता था, और दोनों में लव एंड रिलेशनशिप हो गया। तो उसके बाद ये शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी था नाम, हाँ इनका जेनी नाम था, जेनी से विवाह कर लेते हैं। मोंटेस्क्यू, हिगेल के विचार से कार्ल मार्क्स ज़्यादा प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित पूछेगा तो हिगेल के विचार से हुए हैं। कौन? हिगेल के विचार से सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स प्रभावित हुए हैं। इन्होंने हिगेल के विचार को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया और इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। पेरिस नगर, उसके बाद पेरिस जाकर कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक इनका फ्रेडरिक नाम का एक फ्रेडरिक इंग्लिश नाम का इनका एक दोस्त था फ्रांस का। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे समझने वाला चीज़ है। देखिए इनका जन्म होता है जर्मनी में, जर्मनी के राइन प्रांत में होता है। तो ये जर्मनी में समाजवाद का कुछ सिद्धांत देने लगे। तो जर्मन वाला जो वहाँ के जो मालिक था वो इसको, जर्मन में जो कंपनी का मालिक था वो इनको वहाँ से, जर्मन से भगा दिया। वहाँ से जर्मन भाग के फ्रांस आते हैं। फ्रांस में इनको एक मित्र मिलता है फ्रेडरिक एंग्लिश, और फ्रेडरिक एंग्लिश के साथ इन्होंने फ्रांस में भी मजदूर को जगाना शुरू किए। फ्रांस में जो लोग थे वो मालिक लोग, जो कंपनी का मालिक था, बोला कि ऐसा उल्टा पुल्टा लोग रहेगा फ्रांस में तो एकदम क्रांति करा के ही दम लेगा, इसीलिए इन दोनों को यहाँ से निकालो। तो यहाँ से दोनों निकल के फिर इंग्लैंड चले जाते हैं। अब इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में आप कोई कितना कुछ करिए, इंग्लैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना भी कुछ भागना होता है, जितना भी भगोड़ा, सब इंग्लैंड ही जाके रहता है। उसको अपने आप से सिर्फ मतलब रहता है, और बाहरी सिटीजन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे इंग्लैंड को मतलब नहीं रहता। तो फिर ये फ्रांस से भागकर इंग्लैंड जाते हैं, और वहीं से इन्होंने बोला कि दुनिया का मजदूर एक हो, तुम्हारे पास पाने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार है। तो इस तरह से ये पूरा दुनिया के मजदूर एक हो, इन्होंने आह्वान किया। और ऐसा इनको मरते दम तक नहीं हुआ कि दुनिया का मजदूर एक हुआ। एक कहते रह गए, कहते कहते मर गए, और फिर भी नहीं हुआ। वो हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद चलते हैं। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंग्लिश के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। अब देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र एक मैनिफेस्टो था। जैसे अभी चुनाव में जो भी जनता लोग होते हैं ना, एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें आधुनिक समाजवाद का इनको जनक कहा गया। उसके बाद आगे 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का पुस्तक, एक बुक पूछता है दास कैपिटल को किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, दुनिया का मजदूर एक हो। अब देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स कुछ सिद्धांत देते हैं, वो सिद्धांत हम आपको बता देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज ऐसा चीज़ ही है। आज का जो सॉफ्टवेयर आपको समाजवाद है, समाजवाद और कार्ल मार्क्स को हर हालत में आपको समझना होगा, तब आप आगे के चैप्टर को बेहतर ढंग से समझिएगा। कार्ल मार्क्स, इन्होंने द्वंद्व भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। एक होता है अध्यात्मवाद और एक होता है भौतिकवाद। ये दोनों में हम आपको अंतर बता देते हैं। अध्यात्मवाद हो गया कि कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ लेके हम आए हैं नहीं है, कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन भौतिकवाद वाला लोग होता है, अभी एक गाड़ी खरीदें थार के, अगला में मर्सिडीज खरीदेंगे,
तो इस तरह का उसका बढ़ते जाता है, यानी भौतिक सुख भोगने के प्रति उसका इच्छा बढ़ता जाता है कि ये चीज़ पैसा होगा तो वो खरीदेंगे, ऐसे खरीदेंगे, ये खरीदें तो वो खरीदेंगे। इसको भौतिकवाद बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। उसके बाद राजविहीन या वर्ग विहीन समाज की इन्होंने कल्पना किया कि जब अमीर और गरीब के बीच लड़ाई होगा तो समाज फिर वर्ग विहीन हो जाएगा, ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, और एक ऐसा समाज होगा जो राजविहीन होगा और वर्ग विहीन होगा, जिस तरह से पहले हुआ करता था आदि मानव। उस समय भी देखे होंगे आदि मानव क्या था, उस समय आदि मानव कोई नहीं घर बनाता था, ऐसा नहीं बोला कि ये जमीन हमरे है, ये पेड़ हमर है, वो पेड़ हमर है, सभी का एक था, पेड़ के छाल लिपट कर रहता था, कच्चा मांस खाता था, सबका एक ही था। उस तरह ये बोले कि उस तरह होगा, एक समय आएगा कि उस तरह होगा, तब समाजवाद का स्थापना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इनके अनुसार इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्ग की कहानी ही इतिहास है। इन्होंने इतिहास को कैसे डिफाइंड किया, कहा कि उत्पादन के साधन पर दो वर्गों की कहानी ही इतिहास है, यानी जो भी उत्पादन होगा उस पे दो वर्ग का नियंत्रण रहेगा, उसी को इतिहास बोलते हैं। और इन्होंने धर्म को अफीम बोला। इनका धर्म के प्रति नकारात्मक विचार था, नेगेटिव सेंस था। इन्होंने धर्म को कभी वैल्यू नहीं दिया और धर्म को हमेशा खंडन किया कि धर्म व्यक्ति को इतना बड़ा खराब नशा है कि वो अफीम से भी खराब नशा है, एक बार चढ़ जाएगा तो कभी उतरता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं, अगर किसी गांव में कोई पूजा करके आदमी खाता है तो आप उससे पूछिएगा 12 भी बज गया तो खाना खाएं, तो ना अभी खाना कहाँ खाएं हैं, अभी पूजो किए हैं। तो उसका एक धुन है, वो नशा है कि हमको जब भी खाएंगे तो पूजा करके ही खाएंगे। तो इसलिए धर्म एक अफीम के समान है, ये इन्होंने कार्ल मार्क्स ने बोला। उसके बाद अब ये बोलते हैं कि देखो इस तरह से इन्होंने 6 चरण बताया और बोला कि 6 चरण से ही दुनिया चेंज होगा, ऐसे ही होगा। पहला आदि साम्यवादी आएगा। आदि साम्यवादी कहने का मतलब कि आदि जैसे पहले था आदि मानव की तरह आएगा। उसके बाद दास्ता युग आएगा, जिसको में आदमी को खरीद बिक्री होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद समांति युग आएगा, जो हम आपको फ्रांसीसी क्रांति में बताएं। उसके बाद पूंजीवादी युग आएगा, यहीं पे कार्ल मार्क्स अपना सिद्धांत देते हैं, पूंजीवादी युग में ही ऐसा सिद्धांत दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोले उसके बाद भी एक समाजवादी युग आएगा और समाजवादी युग के बाद एक साम्यवादी युग आएगा। इसमें सब आदि मानव की तरह हो जाएगा, सब किसी को किसी चीज़ पर अधिकार नहीं रहेगा, सबको सब चीज़ पर बराबर अधिकार रहेगा। तो इन्होंने 6 चरण में बोला कि ऐसे समाजवाद की स्थापना होगा। अंत में बताते हैं इन्होंने कहते कहते थक गया कि दुनिया का मजदूर एक हो, फिर भी नहीं हुआ। और कार्ल मार्क्स कुछ उस समय 1857 की क्रांति भी हमारे यहाँ हो रहा था, उस समय कार्ल मार्क्स थे। फ्रेडरिक एंगलिस भी देखे थे 1857 के क्रांति को, और कार्ल मार्क्स ने दोनों अपना व्यक्तित्व दिया है कि 1857 की क्रांति क्या था, कैसा क्रांति था। वो हम आपको इंडियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या है 1857 के विद्रोह पे। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आता है, बीपीएससी मेंस में 1857 के क्रांति से आता है। और वहाँ पे हम अगर हमको वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज अच्छा रहेगा तो हमको मेंस आंसर राइटिंग करने में हमको बहुत हेल्प मिलेगा। आप औरों से बेहतर आंसर राइटिंग कर पाइएगा, आपका क्रिएटिव नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए आप विश्व इतिहास को जो हम पढ़ा रहे हैं इस ढंग से पढ़ा देंगे कि आपको लगेगा कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह कॉन्फिडेंस हम आप में डेवलप कर देंगे, इस तरह के सॉफ्टवेयर आप में हम फिट कर देंगे। यकीनन आप मुझ पर भरोसा कीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने 6 सिद्धांत दिया और 6 सिद्धांत हम आपको बता दिए। उसके बाद समाजवाद के लिए समर्थन। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की इन्होंने स्थापना किया और नारा दिया, अधिकार
के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। उसके बाद 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है और यह मृत्यु कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इनकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखिए एक कार्ल मार्क्स साहेब बोले उपयुक्त सभी विचारों को देखकर लोग कार्ल मार्क्स को भी यूटोपियन समझने लगे, परंतु कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं था। अब देखिए अब जब दुनिया का मजदूर एक नहीं हुआ तो मजदूर यहाँ पे जो इनके विचार के मानने वाले थे उन्होंने भी इनको यूटोपियन घोषित कर दिया कि कार्ल मार्क्स भी स्वप्नशील था, स्वप्न देखता था, स्वप्नदर्शी था। उन्होंने भी सिर्फ सपना ही देखा और कुछ उससे हुआ नहीं। लेकिन नहीं, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा और रियल में जो कार्ल मार्क्स ने कहा था उनके मरने के बाद कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांत पे दुनिया आगे बढ़ा और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे ही आज समाजवाद की स्थापना होता है आधुनिक युग में। तो अब देखिएगा कहानी का एक अलग मोड़ रहेगा, वो कहानी हम आपको कल से शुरुआत करेंगे। तो आज हम समाजवाद, पूंजीवाद क्या था, इस ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसको समझाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि आपको जितना भी आगे मिलेगा उस यहाँ आप नहीं समझे होते तो वहाँ आप नहीं समझ सकते थे। एक बार हम रिव्यू कर देते हैं। देखिए हम लोग विचारों की क्रांति पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा कि समाज 3 वर्ग में विभाजित था। राजा उस समय पूरे यूरोप में निरंकुश था। जब 1857 प्लासी के युद्ध होता है, मानी भारत से जोड़ के आपको बताना है, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में नई घटना घटता है। इंग्लैंड में सूती वस्त्र के जहाँ मिल था वहाँ सूती वस्त्र का जहाँ उत्पादन हो रहा था, मानव के जगह मशीन ले लेता है और घरेलू पत्ती के जगह कारखाना पत्ती आ जाता है और वही जो घरेलू पत्ती में कृषक मजदूर होता है वो अब औद्योगिक मजदूर बन जाता है और वो औद्योगिक मजदूर अब सरभारा बन जाता है। और वहीं से सरभारा जो जब वहाँ काम करने लगा तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, तब मध्य वर्ग का जन्म होता है और मध्य वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। और फिर 1815 के पहले एक समाजवाद नहीं था। 1815 के बाद एक नई विचार आता है जिसको हम समाजवाद कहते हैं और यही समाजवाद को आज हमको समझाना था और हम आपको बेहतर ढंग से समझाएं। इसमें यूटोपियन लोग कौन थे, आदर्शवादी कौन थे और उसके बाद कितने तरह के आदमी थे, कितने चरण कार्ल मार्क्स ने दिया, उसके बाद कार्ल मार्क्स का क्या सिद्धांत था उस समझें, ये हम आपको बताएं। उसके बाद हम बताएं कि इन 2 चरण में हुआ, एक दृष्टि आदर्शवादी चरण था, एक दृष्टि व्यवहारिक चरण था। जिसमें व्यवहारिक चरण में कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, जबकि आदर्शवादी ने वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया। इनमें फ्रांस और इंग्लैंड के लोग अधिक थे और जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देकर एक वर्गविहीन समाज के बोला कि एक वर्गविहीन समाज बनेगा और उन्होंने 6 चरणों में बांटा। वो 6 चरण हम आपको बताएं कि कौन सा चरण में क्या होगा और कैसे फिर साम्यवादी युग आएगा जहाँ पे सब समान हो जाएगा। तो अभी तो वर्तमान में हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि साम्यवादी युग आ गया है। अगर कोई अमीर घर का आदमी है वो यहाँ पे जींस फाड़ लेता है, यहाँ पे जींस फाड़ लेता है और एक गरीब है जिसको पहनते जींस फट गया, तो दोनों को देखते हैं तो हमको तो अब लगता है कि साम्यवादी युग आ गया है। कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य हो चला। तो मेरे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वीडियो आज थोड़ा बड़ा हो गया होगा क्योंकि आज ऐसा चीज़ ही था जो हमको आपको बेहतर ढंग से समझाना था। तो हम एक बैच का अनाउंसमेंट किए हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। ये न्यू बैच है, ये इंटर पास स्टूडेंट के लिए है जो बीपीएससी के फाउंडेशन तैयारी करना चाहते हैं। वो इस नंबर, यहाँ पे नंबर होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर के इनरोल हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, कैसे समाजवाद का स्थापना होता है, कैसे दुनिया बदलती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।